हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि सेल्स के बारे में। सेल क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो सबकी बॉडी किससे बना हुआ है? सेल के। तो सेल जो होता है यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आप कोई भी घर देख लीजिए, वो ईंट से बना होता है, यानी कि ब्रिक से बना होता है। इसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो सेल से। हम काम तो जो होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि ह्यूमन को फोकस करोगे, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे हो रहा है, लेकिन रियली जो पार्टिसिपेट करता है वो है सेल। क्यों? क्योंकि सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये क्या करेगा? आपकी एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम्स को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो सेलुलर लेवल में हमको बात करना है। और सेल के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए है। और आपने बचपन से पढ़े होंगे कि डीएनए जो होता है हेरेडिटरी मैटेरियल होता है, और डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन। तो क्या आप सोच सकते हो कि सेल बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है? कोई भी एग्जाम हो, आप तो अभी पढ़ रहे हो, जब भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीजी एंट्रेंस के लिए जाओगे तो सेल बायोलॉजी एकदम आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर एक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेल के अंदर हम एंट्री करेंगे। ठीक है, आप खुद को एक टूरिस्ट समझिए और मैं आपकी टूरिस्ट गाइड हूँ। मैं बताऊंगी कौन सी पोजीशंस पर कौन सी ऑर्गेनेल होता है और उनकी फंक्शंस क्या है। सेल को जो घेरे हुए के रहा है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और सेल के सेंटर में जो होता है न्यूक्लियस, है ना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसको चारों तरफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर वाला ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद गोल्गी apparatus है, गोल्गी। ठीक है, लाइसोजोम, वैक्यूल, इस तरीके से चीजें होता है। सेल की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जरूर एक बार चेक कर लीजिए। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल भी। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। सबसे पहले देखिए कि एंडो का मतलब क्या है? विदिन। ये कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये एक जाल जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पूरा का पूरा सेल से ये फैला हुआ है। ठीक है, तो जाल जैसे ये फैला हुआ है, इसलिए हम उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड में करवा दूंगी। पहला आप एक बार समझ लीजिए कि होता क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलर और बीच बीच में प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको पता होगा। यहाँ पर जो प्रोटीन है ये बन रहा है कहाँ, कैसे बन रहा है? देखिए क्या है कि हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर आपकी क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए। ठीक है, डीएनए डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ के आ जाएगा कहाँ? आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद सम मॉडिफिकेशंस, तो ये यहाँ पे क्या करेगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा, वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्गी को भेजेगा। गल्गी एक पैकेट बना के, जैसे बिस्किट फैक्ट्री में क्या होता है, बिस्किट बनता है, बनने के बाद उसको पैकेजिंग करने के बाद तो हम मतलब दुकान को भेजेंगे ना, उससे वहां से कस्टमर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पैकेजिंग की काम होता है वो गल्गी की काम होता है। लेने के बाद दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज देगा ये जो प्रोटीन है। ठीक है, आप फिर सोच रहे होंगे तो आप तो खाना में भी प्रोटीन लेते हो, आप बोलते हैं ना प्रोटीनियस खाना है, यहाँ पे प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, यहाँ पर लिपिड है। ठीक है, फिर बॉडी तो प्रोटीन बना रहा है, इतना प्रोटीन होगा क्या? ठीक है, एक्चुअली क्या है, आप जो खाने में जो प्रोटीन ले रहे हो, इस प्रोटीन क्या होगा, इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वही अमीनो एसिड्स ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे सेल के अंदर एंट्री होता है। ठीक है, उसको और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अच्छे से समझ लेने से आप उस चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ये प्रोटीन लिया है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, उसको अलग अलग अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी डीएनए है। वहाँ पर मतलब कि कौन सी अमीनो एसिड, मान लीजिए पहले मेथियोनिन आना चाहिए, उसके बाद फिनाइलएलानाइन, फिर ग्लाइसिन, फिर ल्यूसीन, अलग अलग, मतलब कैसे ये आपकी प्रोटीन बनेगा, ये आपकी डीएनए के अंदर फिक्स है। इस तरीके से प्रोटीन आपको बनाना है। ठीक है, जिसे और अच्छे से समझ लीजिए, मान लीजिए आपने मार्केट से दो जो गार्लैंड लाए हैं, मैरीगोल्ड गार्लैंड, एक आपने ऑरेंज कलर की लाया है और एक आपने
येलो कलर की गार्लैंड लाया है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि 2 ऑरेंज कलर पहले रहना चाहिए, उसके बाद एक ऑरेंज कलर, 2 ऑरेंज कलर, 2, मतलब आपको इस तरीके से गार्लैंड चाहिए। लेकिन मार्केट में ये अवेलेबल नहीं था, समझ रहे हो? तो मार्केट में ये अवेलेबल नहीं था, तो आप क्या करोगे, पहले ये जो ऑरेंज कलर की गार्लैंड, येलो कलर गार्लैंड, उस सारे जो मेरीगोल्ड फ्लावर था उसको आप अलग कर दोगे, ठीक है। अलग कर दे करने के बाद 2 ऑरेंज 2 येलो, 2 ऑरेंज 2 येलो, इस तरीके से ऐसे करके आप खुद ही क्या करोगे, आप खुद ही अपने आपकी मन चाहे एक गार्लैंड बना लोगे। समझ में आ रहा है ना बातें? तो इस तरीके से चीज़ें होता है। हम पहले प्रोटीनियस खाना ले लेते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एंट्री करेगा सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जब एंट्री करेगा, देन हमारे जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशंस लिखा है, पहले आपको जैसे 2 ऑरेंज कलर आपको चाहिए था, पहले मेथियोनिन रहेगा, उसके बाद फिनाइलएलानिन रहेगा, उसके बाद ग्लाइसिन रहेगा, किसके बाद कौन सी चीज़ों को आपको ऐड करना है, ये चीज़ आपकी सेल के अंदर रिटर्न है। तो इसलिए ये जो हम बोलते हैं कि प्रोटीन बनाता है, सिक्रेशंस, ये जो चीज़ें हैं आपको चीज़ें समझ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे थोड़ा उनकी हिस्ट्री के बारे में, बात कर लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सबसे पहले गार्नियर ने बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उन्होंने डिस्कवर किए थे, उनको उन्होंने एर्गोप्लाज्म बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको डिस्कवर किए थे पोर्टर ने, है ना। 1945 में पोर्टर ने उसको डिस्कवर किए थे। तो इसलिए आपको यदि पूछेगा कि डिस्कवर कौन किए थे ना, पोर्टर होगा, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो था पोर्टर एंड क्लाउड दोनों मिलके दिए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि मैच्योर आरबीसी, एंड वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये एक्सेप्शंस होता है। मैच्योर आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एग ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक होता है ग्रिल सिस्टम्स, ये थोड़ा आप समझ लीजिए, जिसको हम मेम्ब्रेनियस सिस्टम्स कहते हैं, GREL। तो GREL सिस्टम्स क्या होता है एक बार समझ लीजिए। हम एक बार ग्रिल सिस्टम्स के बारे में बात कर लेंगे। जी स्टैंड फॉर आपकी गोल्गी अपैरेटस एंड ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपकी एल स्टैंड फॉर लाइसोजम्स, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर आपकी DNA पाया जाता है एंड DNA से बनता है RNA। RNA बनने के बाद दो RNA विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को ट्रांसपोर्ट होकर आएगा एंड साइटोप्लाज्म में जो RNA है, RNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए एक मशीन की जरूरत होता है और वही मशीन के नाम होता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम होता क्या है राइबोसोम, यहाँ पे प्रोटीन बना लेगा, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में होता है। तो इसलिए प्रोटीन बनने के बाद दैट प्रोटीन विल गोज टू गोल्गी अपैरेटस फॉर पैकेजिंग, वो पैकेज होने के लिए चला जाएगा गोल्गी के पास, फिर गोल्गी पैकेज करके भेजेगा कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज सकता है, कोई दूसरे सेल्स को जरूरत है वहाँ पे भेज सकता है, ठीक है। फिर उनमें से एक थैली ऐसा बनाता है कि जिसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहेगा, जिसको हम बोलते हैं लाइसोजोम्स, ठीक है। लाइसोजोम्स बोलते हैं। तो इसलिए ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स के अंदर आता है और ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए नभिकोफ given the name GREL, Golgi endoplasmic reticulum और lysosomes to membranous system of the cell। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इसलिए उन्होंने बताया है। आप फिगर पर भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के बारे में। यदि हम कौन सी एलिमेंट से ये बना हुआ है उसको, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे, तो 3 तरीके के स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ सिस्टर्न स्ट्रक्चर होता है, कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, और कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको पहले बता देती हूँ, मान लीजिए ये सेल हो गया, ये आपके न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से जुड़ा हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ वो इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर एक्चुअली रहेगा, इसलिए हम उस सिस्टर्ने बोलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे पाउच जैसे होता है ना, पानी पाउच वेसिकुलर स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं, और कुछ ऐसे ट्यूब स्ट्रक्चर यानी कि पाइप जैसे स्ट्रक्चर रहेगा इस तरीके से,
पाइप जैसे स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, वो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। तो यदि आपको कोई पूछेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एंड कंटिन्यू रहता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बताई थी ना, ये पूरे के पूरे सेल में फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे उसको स्ट्रक्चर और अच्छे से देख लीजिए। इस पिक्चर के अंदर आप देखिए, ये जो पार्ट होता है ये उनकी सिस्टर्न पार्ट होता है एंड ये जो पार्ट आप देख सकते हो ये उनकी ट्यूबुलर पार्ट है, और इस बीच में एक्चुअली होता है वेसिकुलर पार्ट। वेसिकल बोलेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, पाउच जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, हम उसको वेसिकल्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिए, जो उनकी जो न्यूक्लियर पार्ट के पास है यानी कि जो सिस्टर्न पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ ऐसे रफ जैसे स्ट्रक्चर, जैसे पिंपल्स आ जाता है ना फेस में, ऐसे सचिए, तो ये रफ जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं राइबोसोम। बात समझ में आ रहा है ना? आप सोचिए कि राइबोसोम्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो राइबोसोम्स है ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस की बगल में जो है यानी कि सिस्टर्न में प्रेजेंट रहेगा, और टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ ईयर। और यहाँ पर ये जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि ये तो उनकी शेप हो गया, फिर वही राइबोसोम की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के ऊपर आपको फिर अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिए कि ये राइबोसोम जुड़ा हुई है, यहाँ पर आपको रफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देन इट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि नहीं है हम उसको स्मूथ मान के चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर ये इस तरह से पिंपल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, सिस्टर्नी में पाया जाता है, वही आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और जो ट्यूबल्स होते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम यदि माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये एक जाल जैसे फैला हुआ आपको नजर आएगा, मेम्ब्रेनियस सिस्टम होता है। यहाँ पर आपको सिस्टर्न, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स, आपको सिस्टर्न, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स तीन पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनकी स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर, है ना। यंग सेल्स जो होता है उनमें मोर डेवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये होता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर एंड ये होता है आपकी सिस्टर्न। सिस्टर्न में यहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड है, इसलिए ये थोड़ा आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे लगेगा, ये आपकी ट्यूबल्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड रहता है इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड सिस्टर्न। सिस्टर्न की यदि हमने देखेंगे सिस्टर्न के डेफिनेशंस क्या है, क्योंकि हमने देखा कि ये क्या है, लॉन्ग ये रहेगा और ये इंटरकनेक्टेड, इस तरीके से हमने बात की थे ना, ये इस तरीके से है, फिर मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये बीच बीच में क्या है ना, इंटरकनेक्टेड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कनेक्टेड है, ये चीज़ हमने बात किए थे। और उनकी यहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूबल्स के बारे में। ट्यूबल्स जो होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो जैसे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास था, ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स में रहेगा। उनका डायमीटर 50 से 100 नैनोमीटर में रहता है, वो भी ट्यूब यानी कि पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है। वो भी फिर क्या करेगा, फिर उनके डायमीटर इतना रहता है, टेबल स्टीरॉयड सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, तो चिकना मान लीजिए उनकी पिंपल्स नहीं है, राइबोसोम नहीं है तो पिंपल्स नहीं है, तो मान लीजिए कि स्टीरॉयड्स यानी कि लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। लिपिड क्या है, तेल, घी जैसे स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ सकते हो, आपकी बायोकेमिस्ट्री वहाँ से डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्यूबल्स और लिपिड ग्लाइकोसाइड्स ये सारे चीज़ें यहाँ पर बनता है, और विटामिन ए भी यहाँ पे सिंथेसिस होता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स के बारे में देखिए। वेसिकल जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक राउंड स्ट्रक्चर, पाउच जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये डायमीटर उनका 20 से 500 नैनोमीटर रहेगा, स्पेरिकल शेप रहता है, और पैनक्रियाटिक सेट में ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज से आपने बचपन से पढ़े होंगे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट होता है, तभी तो हमारा क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो पैनक्रियाज से चीजें निकल के आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को आता है, तो ये वेसिकल पाउच करके भेजेगा ना, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स की प्रेजेंट एंड एब्सेंस के ऊपर, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ चीजें मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम नोट्स रीड करेंगे। देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
तो स्पेसिफिकली क्या होगा ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास जो साइड्स होता है, जो सिस्टर्न होता है, उसमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब कि राइबोसोम्स दिखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी चीज़ों में राइबोसोम्स है? जो भी आरएनए आएगा, राइबोसोम यहाँ पे क्या होगा, उसको प्रोटीन बना देगा। ठीक है, उनके पास वो कैपेसिटी है। उसके अलावा सेल में भी क्या होता है, फ्री राइबोसोम्स भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सारे राइबोसोम वहीं पे बाउंड है, कुछ फ्री राइबोसोम भी पाया जाता है। याद रखिए, जिस प्रोटीन को आपको बाहर भेजना है, ठीक है, क्योंकि इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर में भी प्रोटीन की जरूरत होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल आप देख रहे हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन है, उनकी मेम्ब्रेन भी वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे बना हुआ है, उसमें भी वही प्रोटीन पाया जाता है। जो इंट्रा सेलुलर के लिए, सेल के अंदर के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो फ्री राइबोसोम से बनेगा। याद रखिए, ये चीज एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, ये फ्री राइबोसोम से बनेगा। लेकिन मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजना है, कोई दूसरे एरिया को भेजना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैनक्रियास से क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को आना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही वाला जो प्रोटीन है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा। कोई दूसरे एरिया को भेजना है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजना है, तो क्यों, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गोल्गी देन वेसिकल्स होके बाहर आ जाएगा, उसको पैकेज करके भेजना है, बाहर आपको भेजना है ना। फिर वहां पर भी पिन डालना है। जब हम गोल्गी पढ़ेंगे बताएंगे आपको कैसे पिन डाल रहे हैं, जैसे आपने अमेजन से और फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं ना चीज़ें, आप पिन डालते हो, आपके घर के एक पिन होता है, वैसी तरीके से कहाँ जाना है कुछ पिन होता है, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है, वही सीक्वेंसेस के आधार पर वो लेके भेज देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना है तो पिन वही है, पेरोक्सिजम को जाना है ये पिन है, यहाँ पे वही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब भी आएगा तो मेन फंक्शंस क्या होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, आई बात आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है, चिकना है, जैसे आपको बोल रहे थे कि कोई भी पिंपल्स नहीं है, तो चिकना इसलिए बोल रही हूँ कि आप याद रखिए कि लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, स्टेरॉयड। ठीक है, स्टेरॉयड क्या होता है, स्टेरॉयड सुन के आप मतलब कि ऐसा मत, स्टेरॉयड बॉडी खुद ही सिंथेसिस करता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन होता है, जितने भी सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, जैसे इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे कहाँ से बना हुई हैं, आपकी स्टेरॉयड से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो अब्यूज़ करते हैं स्टेरॉयड बुरा है, ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड बॉडी खुद ही बनाता है, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन की ज़रूरत होता है बॉडी के लिए। तो यहाँ पर और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर भी सिंथेसिस होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और एक अच्छा सा फंक्शन होता है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है चीज़ों को, डिटॉक्सिफिकेशंस में ये हेल्प करेगा, उनका अच्छा रोल रहता है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर होता है उन डिटॉक्सिफिकेशंस के काम करेगा। मान लीजिए कोई आदमी ज़्यादा दारू ले रहा है, यानी कि अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उनकी जो लीवर सेल्स होता है उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जो नॉर्मल आदमी होते हैं, कभी कभी नॉर्मल मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, जब भी वो मेडिसिन दबा लेंगे पहले उसको डिटॉक्सिफिकेशंस की ज़रूरत होता है। जो भी मेडिसिन आप लोगे तो डिटॉक्सिफिकेशंस की ज़रूरत होता है, तो यहाँ पर भी वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, उनकी बहुत बड़ा रोल है। तो याद रखिए, जो नॉर्मली एक अच्छा चीज़ है कि नॉर्मली जो लोग शराब लेते हैं उनकी ऊपर जो दवा है उतना अच्छे से असर नहीं डालेगा, मतलब कि जो नॉन अल्कोहलिक पर्सन्स की कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जो अल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं वैसे ही उनकी बॉडी के अंदर अल्कोहल आ रहा है, तो उनकी बॉडी के जो लिवर सेल्स के अंदर बहुत ढेर सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उनकी जो मेडिसिन होता है उनका असर उतना नहीं होता है उनके ऊपर। लेकिन जो नॉर्मल जो अल्कोहलिक नहीं होते हैं उनकी उनकी कंपैरिजन में अल्कोहलिक पर्सन्स की ज़्यादा रहता है, मेरे कहने की मतलब वही है। ठीक है, तो होता है क्या है, तो उनमें डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, जितने भी मेडिसिन ले लेगा तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए वो हेल्प करता है। तो आइए हम देखेंगे थोड़ा नोट्स उसके बारे में। जैसे हमने बात की थी कि 2 तरीके के आपकी हो गया, एक ग्रान्युलर आप बोल सकते हो, जैसे दाने दाने रहेगा, पिंपल जैसे आपको बात कर रही थी, और रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है, और ये ग्रान्युलर, ग्रान्यूल्स नहीं है तो आप ये ग्रान्युलर मान के चलोगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स होता है, सो
डेवलप प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, मतलब कि जो भी प्रोटीन बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट करवाने की काम भी उनके पास रहता है। एक्सटेंसिव कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ये चीज मैंने आपको बताई थी क्योंकि ये न्यूक्लियस के आसपास है तो ये कंटिन्यू रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। रफ एंडोसिस्टर्ने रादर देन वेसिकल्स, यहाँ पर ज्यादा सिस्टर्न आपको देखने को मिलेगा। पॉलीराइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम्स यहाँ पे पाया जाता है। राइबोसोम्स जो अटैच रहता है किसके साथ, न्यूक्लियर, जो राइबोसोम्स जो है एंडो जो सिस्टर्न के साथ जो अटैच रहता है, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है राइबोफोरिन। ठीक है, राइबोफोर्बिन उसको कहते हैं, उस प्रोटीन के नाम है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है इसलिए उसके नाम होता है स्मूथ, याद रखिए उसके, इसलिए उसका नाम होता है स्मूथ। तो उनके मेन फंक्शंस यहाँ पर क्या था, ट्यूब साइड्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्यूब्स, ज्यादातर ट्यूब्स देखने को मिलेगा, सिस्टर ने इतना नहीं होता है। प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात भी हमने बात किए थे। फंक्शंस क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे हमने बताई, और यहाँ पर कैल्शियम को स्टोर करने की भी कैपेसिटी रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करेंगे मसल कंट्रैक्शंस के बारे में, तो होता क्या है, यहाँ पर कैल्शियम स्टोर होकर रहता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम को ये स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। तो कैल्शियम आने के बाद जब इम्पल्स आता है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे, तो उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी कैल्शियम निकलेगा और ये बाइंड कर लेगा। यहाँ ये चीज़ हम मसल कंट्रैक्शन पढ़ने के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे उनकी केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन कितना रहता है, प्रोटीन नेटवर्क पार्ट रहता है, ये फंक्शंस करेगा। इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स वहाँ पर बनता है। एनएडीएस, साइटोक्रोम सी, जैसे कि हमने पढ़ेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखेंगे, वहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो यूज होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनाने, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए एंजाइम जो फॉस्फेटेज होता है ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे एंजाइम्स यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा, फंक्शंस जैसे कि हमने बात की है कि ये पूरा का पूरा फैला हुआ है सेल के अंदर, पूरा नेटवर्क जो है, तो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट ही तो प्रोवाइड करेगा ना। एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल, जैसे कि ईआर पासेस थ्रू द प्लाज्मा और डेस्माटा नोन एज द डेस्मोटेबल्स, ये क्या कर रहा है, जो भी चीज़ें जरूरत होगा उसके थ्रू पास हो सकता है, क्योंकि ईआर से गल्गी से पाउच बनाने की जो प्रोसेस है उनमें होता है, इसलिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि फैटी एसिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन, मतलब कि उनके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वही होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस की बाहर जो प्रोटीन को आपको भेजना है वही प्रोटीन तो उनकी सरफेस के ऊपर ही सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, एंड लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड ये भी बन रहा है वहीं पर, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन कैसे बना रही हैं, उनकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड बन रहा है, उनकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन रहा है, और आपकी मेम्ब्रेन तो वही है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलर, और बीच बीच में प्रोटीन, और मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि मैंने बात की थी, इसमें कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज आउट करने के लिए ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज जैसे पेरोक्सीजम्स, ग्लाइकोक्सीजम्स, स्पेरोजम्स, उस सारे चीज़ों को बनाने के लिए ये हेल्प करता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।